फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो 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 सर, कहाँ पे हो आप? ओ माय गॉड, आ गया हूँ। हैं? आया नहीं अभी तक? सर नहीं, आप तो नहीं आए। ओके, एक मिनट रुको यार। आ गया, फाइल आ गई। बच्चा कह रहा है यस सर। चलो इधर देखो ध्यान से। तो आज हमारे फिर स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 82 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में मेरे ख्याल से सैटरडे को तो हमने अपने डाउट्स लिए थे और ट्यूसडे को हमने रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके टेस्ट हमने लिया था। मेरे ख्याल से हमने 20 क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस वाले किए थे और फिर कुछ क्वेश्चन जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले थे ना, उसको भी हमने सोल्व किया था। तो आज हमें रेजिडेंशियल स्टेटस के बैलेंस अगले जो हमारे 30 से 35 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे ना, उसको फिर हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। और स्टार्ट हो बिल्कुल फटाफट से। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, क्या सभी टेस्ट देने को तैयार हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे आंसर लिख के नहीं लाया। आंसर आपने निकालने हैं, मैं भी निकालूंगा, दोनों मिलकर आंसर निकालेंगे और फिर लास्ट में चेक करेंगे किसके कितने नंबर आए हैं। ठीक है जी। बच्चा कह रहे हम बिल्कुल तैयार हैं। इधर देखो ध्यान से, फिर आओ फटाफट से आओ जी। यहाँ पे लो जी, ये आपके सामने पेपर खुल चुका है। मेरे ख्याल से टोटल 20 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो जी। इनकम एक्रू फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन फॉरेन कंट्री इज टैक्सेबल इन केस ऑफ एनएसएससी हु इज। हाँ जी, इनकम एक्रू की है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन फॉरेन कंट्री में, इनमें से किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? बच्चा कहता है सर किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आपने हमें कहा था ना कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। आपने अब बोल देना नालायकों, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? सर टैक्सेबल है। याद करो, मैंने कहा था एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में अराइज करोगे फिर एग्जम्प्ट होगी ना। ये तो उसने फॉरेन कंट्री में कमाई है, और अगर बाहर कमाई हुई एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट कर देंगे फिर तो इंडिया को नुकसान है, क्योंकि बाहर अगर खेती बाड़ी होगी उससे फायदा इंडिया को क्या होगा? तो गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंडिया में है, वहां से इनकम कमाओगे तो सारी एग्जम्प्ट है। बट अगर कोई फॉरेन कंट्री में कमाई है तो आपसे बढ़िया कौन जानता है, आरओआर के हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे वो इनकम इंडिया में कमाओ चाहे वो बाहर कमाओ। तो आपने आप बोल देना इनमें से किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? सर आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब किन किन बच्चों का सही है आपने नंबर लिखते रहो। ठीक है जी, पहले का आंसर ए है। कई बच्चों का गलत भी होगा बट आंसर ए बनेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में कमाओगे तो एग्जम्प्ट होगी, और अगर ये इनकम बाहर कमाई गई होगी तो आरओआर के हाथ में तो टैक्सेबल होगी। अगला क्वेश्चन, फॉरेन इनकम है रिसीव्ड इन इंडिया। मैं आगे पढ़ी नहीं राजी। फॉरेन इनकम इंडिया में रिसीव की है, अपने आप बोल दो। इनकम अराइज इन इंडिया सबके हाथ में टैक्सेबल होती है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया सबके हाथ में टैक्सेबल होती है। तो अपने आप बोल दो ये इनकम जो होगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव जो होगा ये सबके हाथ में टैक्सेबल होगी, चाहे वो एनआर हो, चाहे वो आरओआर हो, चाहे वो आरएनओआर हो, किसी भी कैटेगरी में हो सबके हाथ में टैक्सेबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब जिन जिन बच्चों का सही है उनके 2 नंबर साइड में लिख लेना। आगे देखो जी, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम कमाई बाहर है, रिसीव बाहर की है, बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। इनकम कमाई बाहर है, रिसीव बाहर की है, बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया, इन चारों में से किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ओएलएसएससी, आरओआर, एनआर या नन ऑफ द अबव? फटाफट से बोलो। बच्चा कह रहा है, कई बच्चे कह रहे हैं सर आरओआर। आरओआर क्यों जी? क्योंकि सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। नालायक को याद करो, जब मेरा स्टूडेंट दरबार था
उसके अंदर मैंने जब रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर की रिवीजन कराई थी, और अगर वो रिवीजन ध्यान नहीं आ रही, क्लास ध्यान कर लो, रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि अगर इनकम कमाई बाहर है, रिसीव बाहर की है, बट बाद में इंडिया में रेमिटेड कर दी है, तो रेमिटेंस जो होती है वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। तो भैया ये देखो वही आ रहा है ना, बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया, तो ये रेमिटेड टू इंडिया है ना, ना तो इसके हाथ में टैक्सेबल है, ना इसके हाथ में टैक्सेबल है, ना इसके हाथ में टैक्सेबल है, नन ऑफ द अबव जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मुझे पता है 70% बच्चों का आंसर गलत होगा, सिर्फ 30% ऐसे बच्चे जो डेली बेस पे रिवीजन कर रहे हैं उनका ये सही होगा। ठीक है जी, अब ये मत बोलना सर इसमें डाउट आ रहा है, अगर डाउट है तो स्टूडेंट दरबार की जो बच्चे डेली बेस पे आ रहे हैं उनको पता होगा, मैंने वहां पे रिवीजन कराई थी। जो बच्चे अभी नए नए ऐड हुए हैं तो उनको मैं बता दूं, स्टूडेंट दरबार हमारे स्टार्टिंग वाले उसके अंदर मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन कराई है। और जो क्लास वाले बच्चे हैं वो तो मत ही बोले उन्हें याद नहीं आ रहा, क्लास के अंदर हमने लेक्चर लगाए थे और बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि रेमिटेड जो होगा ना वो टैक्सेबल नहीं करना, तो वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो इसका बनेगा डी, तो 3 नंबर पक्के हो गए जिनके तीनों सही हैं। आगे देखो जी, एन इंडिविजुअल बोर्न इन इंडिया लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस ऑन 30th October 19, he visit outside India for the first time, his residential status for the assessment year 2021। आपने बोल दो एक पर्सन इंडिया में पैदा हुआ, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है तो भैया दोनों बेसिक कंडीशन या ओनली वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन, कब जा रहा है अक्टूबर में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इतने टाइम वो इंडिया में था, तो आप खुद समझदार हो 182 या उससे ऊपर तो हो ही जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। और दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड होंगी, रीजन बीइंग क्योंकि वो पहली बार गया है, और अगर पहली बार इंडिया छोड़ के गया है तो पिछले 10 में से 2 साल रेजिडेंट भी होगा, पिछले 7 साल में 730 दिन भी होगा, और जब दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड होंगी तो ये क्या बन जाएगा, आरओआर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हमारा बन गया ऑप्शन नंबर ए। तो 24वें का आंसर ए है। अब चेक कर लो किन किन का सही है और किन किन का गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप एक बार दिन कैलकुलेट कर लेना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और 30 दिन अक्टूबर के 182 से ऊपर बनेंगे, रेजिडेंट बनेगा, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी क्योंकि वो पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो भैया एडिशनल तो सेटिस्फाइड कर ही देगा, तो आर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। इनकम कमाई बाहर है, अराइज बाहर की है, बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। तो अगर कंट्रोल इंडिया से है तो आपको मैंने पहले भी कहा था आरओआर में तो वैसे ही टैक्सेबल होगी, आर एनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल होगी। रीजन बिंग, याद करो आर एनओआर वाले केस में अगर इनकम बाहर कमाई है, रसीद बाहर की है, बट कंट्रोल अगर इंडिया में होगा तो आरओआर के हाथ में टैक्सेबल है, आर एनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल है, सिर्फ एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो अपने बोल दो किसके हाथ में होगी, आरओआर, नॉन रेजिडेंट, आरओआर एंड आरएनओआर और ऑल ऑफ द अबव। तो भैया क्या आएगा, आरओआर एंड आरएनओआर ये आएगा। एक बच्चा कहता है सर एनआर के हाथ में टैक्सेबल क्यों नहीं है, मेरे लाल, मेरे मेहरून, मेरे जामुनी कलर के बच्चे नॉन रेजिडेंट के हाथ में इसलिए टैक्सेबल नहीं है क्योंकि अगर कोई पैसा बाहर कमाया और बाहर ही रिसीव किया तो एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं करते, आर एनओआर वाले केस में फिर भी टैक्सेबल कर देते हैं अगर कंट्रोल इंडिया में हो। तो उसने बोला ना कंट्रोल इंडिया में है, तो आरओआर एंड आरएनओआर इन दोनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। एक्स वॉज बोर्न ऑन 5 मई 92 इन इंडिया, लेटर टुक द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, मतलब पहले इंडिया में पैदा हुआ फिर बाद में यूएसए की सिटीजनशिप ले ली। नीदर हिज पेरेंट्स नोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन डिवाइडेड और अनडिवाइडेड इंडिया, एक्स इन दिस केस शैल बी। अपने आप बोल देना, मैं इंडिया में पैदा हुआ, बाद में मैंने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली, मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा नहीं हुआ, तो मैं आपके सामने जो बैठा हूं, क्या मैं इंडियन सिटीजन हूं या फॉरेन सिटीजन हूं? मैं फॉरेन सिटीजन हूं ना, क्योंकि मैंने बाहर की सिटीजनशिप ले ली थी। तो मैं फिर क्या बन गया, फॉरेन नेशनल बन गया। तो देखो री, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, इंडियन ओरिजिन नहीं, दैट इज फॉरेन नेशनल। तो क्या बन जाऊंगा, फॉरेन नेशनल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों का सही होगा, बट ऑप्शन नंबर सी है। एक बार चेक कर लेना कितने कितने बच्चों के आंसर अभी तक सही है। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं जी। एक्स ए फॉरेन नेशनल, एक फॉरेन सिटीजन है, इंडिया में विजिट कर रहा है, प्रीवियस है 1920 180 डेज। ही हैड नेवर विजिट इन इंडिया प्रायर टू दिस विजिट, एक्स इन दिस केस क्या बनेगा, एनआर बनेगा। भैया फॉरेन सिटीजन
इंडिया में विजिट कर रहा है तो उस केस में 182 डेज तो सेटिस्फाइड हो नहीं रहे। 60 डेज और मोर है बट पिछले 4 साल में 365 नहीं है क्योंकि वो पहली बार आ रहा है, तो 365 नहीं है। और 60 दिन तो हो रहे हैं बट 365 नहीं है, तो भैया बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो क्या बन जाएगा, एनआर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर बनेगा बी। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं और उम्मीद करूंगा जो मैं टेस्ट ले रहा हूं, और इतनी मेरी गारंटी है, झूठ नहीं बोलूंगा, दिल से बोलूंगा, जो बच्चा डेली टेस्ट में आएगा ना शाम को 30 से 40 मिनट, आप देख लेना आपके नंबर कितने आएंगे। बट आपको आना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं है कि भैया 40 50 60 बच्चे आ रहे हैं, कम से कम भी मैं इतना मान रहा हूं कि 100 बच्चे तो मेरी डेली बात मान रहे होंगे। सर जितना मर्जी बिजी काम हो, जितना मर्जी बिजी काम हो, इसको जरूर कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और यही दिक्कत करते हैं आपको। तो ये टेस्ट मैं इसलिए ले रहा हूं, मैंने आंसर सीधे इसलिए नहीं लिखे ताकि आपका थोड़ा माइंड काम करे, ठीक है ना। और उम्मीद करूंगा ये तरीका मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। आगे देखो फिर, रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कम्स टू इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर, फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ रिकी पोंटिंग। अपने आप बोल देना, रिकी पोंटिंग है 100 दिन के लिए हर साल इंडिया में आ रहा है। तो अगर 100 दिन के लिए हर साल इंडिया में आ रहा है तो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। सेकंड बेसिक कंडीशन 60 डेज और मोर है, पिछले 4 साल में 400 दिन है, 365 है उससे ज्यादा है, तो भैया 60 और मोर है, पिछले 4 साल में 365 दिन है उससे ऊपर है, तो भैया रेजिडेंट तो बन गया। बट ये आरओआर नहीं बनेगा, रीजन बिंग क्योंकि पिछले 7 साल में 700 दिन बनेंगे और 730 दिन या उससे ऊपर होनी चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, आरएनओआर बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और कई बच्चों ना, कई बच्चे देख के घबराते हैं, कहता है 100 दिन तो दिए हैं, 365 दिन कैसे बन रहे हैं। मेरे नोनू, मेरे मेहरून, मेरे सोनू, 100 दिन एवरी ईयर दिए। एवरी ईयर मींस हर साल, तो पिछले 4 साल में 400 है, रेजिडेंट बन गया, पिछले 7 साल में 700 है, इसलिए वो आरएनओआर बना क्योंकि उसने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं की, ठीक है नी, तो ये बन गया आरएनओआर। आगे देखो, मिस्टर सी ए जैपनीज सिटीजन लेफ्ट इंडिया आफ्टर ए स्टे ऑफ 10 ईयर ऑन 1 जून 17। एक जैपनीज सिटीजन है, इंडिया में 10 साल रहा और 1 जून 17 को इंडिया छोड़ के चला गया, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ही केम टू इंडिया 46 डेज, 18-19 में 40 दिन के लिए आया, फिर इंडिया में वापिस आया 10 अक्टूबर 19 को, और वो कह रही रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो। अब सोच के बोलना, अगर 10 अक्टूबर 19 को आया तो यह 10 अक्टूबर 19 से 31 मार्च तक, तो नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो भैया सिंपल सी बात है, इसने कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली, तो भैया 10 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो ये तो बन गया रेजिडेंट। अब बच्चा कहता है सर ये बट आरओआर तो नहीं बन पाएगा ना। सर ये आरओआर बनेगा, आप चेक करो, इस साल वो रेजिडेंट बना, पिछले 10 में से किसी भी 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। और उसने क्या बोला, वो इंडिया छोड़ के कब गया, 17 में गया, तो 17 से पहले वो लगातार 10 साल वो इंडिया में ही था। तो अगर वो 10 साल इंडिया में था तो आप में से सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सोच के बोल देना, अगर वो 10 साल से इंडिया में ही था तो भैया दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुका होगा, 730 दिन भी होंगे और 2 बार रेजिडेंट भी होगा, तो ये क्या बन जाएगा, आरओआर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे गलती करते हैं और आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कई बच्चे समझ नहीं पाते, सर ध्यान रखना। अब यहां पे ना कई बच्चा कहते हैं सर 40 दिन है, सर 17 में गया, 18-19 में 40 दिन है, बट 19-20 में बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना, और 17 से पहले के 10 साल तो वो इंडिया में ही था, तो अगर पहले के 10 साल वो इंडिया में था तो भैया सिंपल सी बात है, एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, तो ये आरओआर बन जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चेक कर लेना किन किन बच्चों के, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो किन किन बच्चों के सारे सही हैं और किन के गलत हैं, अभी नहीं बताना, जब पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर बताना कितने नंबर आपके आए हैं। आगे देखो जी, विप्रो लिमिटेड इंडियन कंपनी है, मैं नहीं पढ़ रहा जी, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा। विप्रो लिमिटेड इंडियन कंपनी है, चाहे बिजनेस कहीं पर भी हो, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट बनती है, पोयम चेक ही नहीं करते। एक बच्चा बोलने लगा था, कहता सर पोयम तो लिखा ही नहीं हुआ, मेरे क्या बोलूं आपको, नंद किशोर बोल दूं, मेरे नंद किशोर बोल दूं। पोयम कब चेक करते हैं, फॉरेन कंपनी वाले केस में चेक करते हैं, इंडियन कंपनी में तो पोयम चेक ही नहीं करते, हमेशा रेजिडेंट मानी जाती हैं, तो भैया इंडियन कंपनी है, ऑलवेज रेजिडेंट बनेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, मिस्टर निशांत खुराना अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन इंडिया, लो जी इंडिया में रिसीव है तो ये 60,000 पे सबके हाथ में टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान मैनेज फ्रॉम देयर रिसीव इन जापान, सिर्फ आरओआर में टैक्सेबल, तो ये 9 लाख रुपए सिर्फ आरओआर में होंगे। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, भैया डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, इंडिया में रिसीव किया, सबके हाथ में टैक्सेबल हो गए, तो ये हो गया ऑल, ये हो गया आरओआर के हाथ में, ये हो गया ऑल। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अपने आप बोल दो इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड तो सबके हाथ में एग्जम्प्ट होता है, सेक्शन 1034 याद कर लो, क्योंकि कंपनी सीडीडी काट चुकी है, और अगर कंपनी सीडीडी काट चुकी है मेरे हाथ में एग्जम्प्ट है, तो अगर मेरे हाथ में एग्जम्प्ट है तो कोई भी कैटेगरी हो ये तो एग्जम्प्ट है, इसको मैं यहां से काट रहा हूं। तो अपने आप बोल देना आरओआर के हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल है, दैट इज 9,90,000। आर एनओआर के हाथ में 60 और 30 ये 90,000, और एनआर के हाथ में भी सिर्फ 90,000 आएगा, तो 9,90,000, 90,000 और 90,000 ये आंसर आएगा। कई बच्चे यहाँ पे ना 10,40,000 बोलते हैं, पता क्यों, रटके जाते हैं ना घर से, आरओआर में सारी इनकम टैक्सेबल है सर, इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड अदर सोर्स में आपने पढ़ा है एग्जम्प्ट होता है सबके हाथ में। और मैंने पहले भी कहा था आरओआर के हाथ में अगर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, इसका मतलब है बिल्कुल मत समझना कि एग्जम्प्टेड इनकम भी टैक्सेबल है, तो ये एग्जम्प्टेड इनकम किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, चाहे वो आरओआर ही क्यों ना हो। तो 990 90 90 ये इसका आंसर है, इसमें कोई भी डाउट हो अभी मत पूछना, वीडियो खत्म होने के बाद एक बार दोबारा सुन लेना मेरी बातों को, क्योंकि कई बार बातें एक बार लगातार समझ में नहीं आती, एक बार दोबारा सुन लेना, फिर डाउट है किसी दोस्त से पूछ लेना, फिर भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल देना, सैटरडे को आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, और संडे को मेरे डाउट सेशन होते ही हैं उसमें भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, बट उम्मीद करूंगा डाउट वैसे आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे आओ जी, आगे देखो, अगला है फिर मिस्टर निशांत खुराना अर्न दी फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, लो ये पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, अपने आप बोल दो ये पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो होते हैं ये तो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते ना, इसको मैं यहां से काट रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं करने, इसको क्रॉस कर दो। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्रू इन इंडिया, बात ही खत्म हो गई, इंडिया में कमाया, तो अगर इंडिया में कमाया सबके हाथ में टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन यूएसए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिसीव्ड इन इंडिया, बात ही खत्म हो गई, इंडिया में रिसीव है सबके हाथ में टैक्सेबल है, तो भैया इन तीनों के हाथ में 1,00,000 रुपए टैक्सेबल होगा, तो देखो 1,00,000 रुपए ईच, ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चा कहता है सर एक बार दोबारा बता दो, ये आपने 90,000 टैक्सेबल क्यों नहीं किया, 90,000 मैंने इसलिए टैक्सेबल नहीं किया मेरे राजकुमार, इसलिए नहीं किया क्योंकि पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो होते हैं वो करंट ईयर की इनकम में ऐड नहीं होते, किसी के हाथ में भी ऐड नहीं होते, ये बात आपने रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में क्लास में भी की थी, और जब मैंने रिवीजन करवाई थी स्टूडेंट दरबार के अंदर, या 19 घंटे की रिवीजन क्लास में अगर आपने देखी होगी उसके अंदर भी मैंने कराया था, ठीक है जी। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी टैक्सेबल है। आगे देखो री फिर, इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, एक इनकम बाहर कमाई है और बाहर ही रिसीव की है, तो भैया बाहर कमाई बाहर रिसीव की तो सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी और किसी के हाथ में नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। इंडियन कंपनी, हाँ जी इंडियन कंपनी कह रहे हैं रेजिडेंट बन जाएगी अगर पोयम इंडिया में है, रेजिडेंट बन जाएगी होली और पार्टली है, रेजिडेंट बन जाएगी पोयम इंडिया से बाहर है, भैया मैं पोयम चेक ही नहीं करूंगा, इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट बनती है, पोयम चेक ही नहीं करते, तो देखो बी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ पोयम, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो गलती से भी एग्जाम में पोयम वाला कॉन्सेप्ट इंडियन कंपनी में मत लिख के आना, फॉरेन कंपनी में होता है, तो यह इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट बनेगी पोयम कहीं पर भी हो, तो ये क्या बन जाएगी ऑलवेज रेजिडेंट, इस केस में पोयम हम चेक ही नहीं करेंगे। आगे देखो, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए एचयूएफ इफ एचयूएफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिटुएटेड इन इंडिया एंड कर्ता ऑफ एचयूएफ इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर दैट प्रीवियस ईयर। लो जी कह रहे हैं जी एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो, अगर एचयूएफ का कंट्रोल सारा इंडिया में है तो एचयूएफ तो रेजिडेंट बन गई, अच्छा एचयूएफ रेजिडेंट बन गई, एचयूएफ का आरओआर होना या आरएनओआर होना वो किस पे डिपेंड करता है, कर्ता पे, अब कर्ता उस साल एनआर है, अब कई बच्चे ने ये सोचते हैं कि अगर कर्ता उस साल एनआर है तो एचयूएफ बन जाएगी आरएनओआर, और कई नालायक बच्चे समझ लेते हैं कि कर्ता उस साल एनआर है तो एचयूएफ बन जाएगी एनआर,
जो समझने वाला बच्चा होगा ना वो ये समझ गया होगा कि कर्ता उस साल एनआर है, इसका फर्क उसके आरओआर आरएनओआर पे नहीं पड़ेगा। रीजन बिंग, आरओआर आरएनओआर के लिए हम उस साल का स्टेटस चेक नहीं करते, हम पिछले 10 साल का स्टेटस चेक करते हैं और पिछले 7 साल का टोटल चेक करते हैं। तो उसने क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो भैया उस साल एचयूएफ का कर्ता एनआर है, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट था या नहीं था, हमें क्या पता, क्या पता होगा, क्या पता नहीं भी होगा। पिछले 7 साल में 730 दिन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो भैया एचयूएफ रेजिडेंट तो बन चुकी है, बट आरओआर और आरओआर आरएनओआर मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि पिछले 10 साल की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं आंसर लिख के आऊंगा आइदर आरओआर और आरएनओआर, क्योंकि वो दोनों ही बन सकते हैं। क्योंकि जब मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, मैं कैसे बोल दूं आरओआर और मैं कैसे बोल दूं आरएनओआर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना था ना तो बच्चा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि रटने वाले बच्चे ने क्या बोला कि भैया करता उस साल एनआर है तो एचएफ एनआर है, करता उस साल एनआर है तो एचएफ आरएनओआर है। वो ये समझ ही नहीं पाया कि एचएफ तो रेजिडेंट बन चुकी है, बट कर्ता का पिछले 10 साल का स्टेटस नहीं पता, पिछले 7 साल का टोटल नहीं पता, तो हम कैसे बोल दें वो आरएनओआर है। वो दोनों ही बन सकते हैं, ये बात ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख इज अर्न फ्रॉम ए बिजनेस इन यूएसए विच इज कंट्रोल इन इंडिया। इंडिया में कंट्रोल है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इंडिया, आधा प्रॉफिट इंडिया में रिसीव किया है। एनआर के हाथ में कितना टैक्सेबल है, अपने आप बोल देना एनआर के हाथ में पूरा 2 लाख टैक्सेबल करूं या जो इंडिया में रिसीव किया, जो इंडिया में रिसीव किया ना, तो 2 लाख में से हाफ इंडिया में रिसीव किया तो टैक्सेबल कितना होगा, 1 लाख रुपए जो होंगे वो इंडिया में टैक्सेबल होंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका आंसर होगा, ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ। हाँ जी, फॉरेन इनकम जो है रिसीव्ड इन इंडिया है, वो कह रहे हैं किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, नॉन टैक्सेबल नहीं, टैक्सेबल किसके हाथ में होगी। अगर इंडिया में रिसीव है, अपने आप बोल दो, एक बाहर की इनकम इंडिया में रिसीव की है, तो अगर रिसीव इन इंडिया है तो मैंने पहले भी कहा था सबके हाथ में टैक्सेबल होती है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आ रहे हैं सही, समझ में आ रहा है कुछ। कई बच्चों को तो नींद आ रही है, बच्चा कह रहा है सर हमें तो नींद आ रही है और पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। कई बच्चे ना अभी चैट बॉक्स में लिखते हैं सर पढ़ने का मन ही नहीं करता। आप आ जाते हो मुंह उठा के, हमको तो लगता है कितने वेले हो आपके सर, कोई फैमिली फूमली नहीं है क्या, मतलब आप घर में बैठ नहीं सकते क्या आराम से। मतलब को बैठ तो जाऊं मैं, मेरे को भी घर में बहुत सारे काम है, मेरी फैमिली खुद मुझसे परेशान है। विवेक तू करता क्या रहता है सारा सारा दिन, हमें भी कभी टाइम दीजिए कर। बट मैं उन्हें क्या समझाऊं कि मैं जिनके लिए आता हूं, अगर उन्हीं का पढ़ने का मन नहीं करेगा तो मुझे कितनी दिक्कत होगी, और मैं आपके लिए आता हूं सोच के बोलना मेरे को आके फायदा क्या हो रहा है। बच्चा कह रहा है हाँ आपके तो फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं ना, आपको क्या लगता है मैं इसलिए आता हूं। सर ये जिसकी भी सोच है ना, जिसकी भी सोच है, मैं तो उसको ये बोलूंगा गॉड ब्लेस यू। सिर्फ मैं ऑलवेज ऑलवेज ये बात करता हूं, जितने मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं सिर्फ उनका भला हो जाए। एक बात सोच के बोलना, आपके एग्जाम कब है और मैं कब से लगातार आ रहा हूं, कब से लगातार आ रहा हूं, और ये सारी रिवीजन आप खुद भी कर सकते हो। बट मुझे ना एक आदत पड़ चुकी है कि नहीं, मुझे कम से कम आधा पौना घंटा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है। अब मुझे सेटिस्फेक्शन ये नहीं है कि सामने वाला बच्चा मुझे क्या बोल रहा है, वेला है, फ्री बैठे हैं, ये है वो है, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मुझे बस ये है कि मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और जितने बच्चे मेरी फैमिली के हैं, चाहे वो 10 बच्चे इसको देख रहे हैं, उनके लिए मैंने कुछ अच्छा काम किया है, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो मैं कभी अपने मन में अब ये ला ही नहीं रहा कि भैया जितने भी बच्चे, बस ये बोलता रहता हूं बार बार कि देख लो देख लो देख लो, भला आपका ही होगा, नंबर आपके आएंगे, डिग्री मुझे मिल चुकी है सर, और भगवान की दया से, आपके प्यार से, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो मैं पूरी जिंदगी भी लगा दूं ना तो भी मेरे लिए कम है। तो बस ये तो आपका प्यार है कि डेली यहां पे रहता हूं। कई बच्चों को लगता है, कई बच्चे देखते ही नहीं है, मुझे उनकी दिक्कत नहीं, उन्हें अभी नहीं पता, जब वो एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, और जब साथ वाले दोस्त उन्हें बोलेंगे कि भाई तूने स्टूडेंट दरबार नहीं देखे थे ना, जब वो कहेंगे यार मुझे ना लगता था कि ऐसे ही डाल देते हैं सर, इतनी डेली आ जाते थे, और फिर वो दोस्त बोलेगा कि भाई एक एक सेशन में से क्वेश्चन बने हैं। तो भी टाइम है, मैं तो समझा सकता हूं, बाकी आपके ऊपर है सर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, इफ अनिरुद्ध हैज स्टे इन इंडिया प्रीवियस इन 1920 फॉर 181 days
and he is known resident 9 out of 10 year immediately preceding current previous year and stay in India 365 days in all 4 year, और 420 दिन 7 साल में है, तो भैया ये क्या बनेगा, ये बनेगा आर एन ओ आर। ऑब्वियस ही बात है भैया, 60 डेज और मोर है, पिछले 4 साल में 365 भी हैं, बट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे नहीं पता ऑप्शन बी किन किन का आ चुका था। अगले का देखो जी, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, कमाई बाहर है बट रिसीव डायरेक्टली इनटू इंडिया। लोरी कमाई बाहर है, अराइज बाहर की है, बट रिसीव इंडिया में की है। तो अगर इंडिया में इनकम रिसीव की है तो सबके हाथ में टैक्सेबल है। ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखो, इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम कमाई बाहर, एक्रू बाहर की है, रिसीव भी बाहर की है, तो भैया आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी और किसी के हाथ में नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहले बन चुका है, क्योंकि आरओआर के हाथ में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है ना, एग्जम्प्टेड इनकम को छोड़ के। तो उसने एग्जम्प्टेड के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, तो ये इनकम सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी। आगे देखो फिर उसके बाद, आर लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन यूके, एक फॉरेन कंपनी है, उसकी टर्नओवर 80 करोड़ है। ये टर्नओवर क्यों दी है, ये टर्नओवर क्यों दिया, फटाफट से बताओ। क्योंकि अगर एक फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक होती है, अगर एक फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक होती है, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि पोएम की गाइडलाइंस उसके ऊपर नहीं लगती, वो हमेशा एनआर मानी जाती है। उसकी टर्नओवर कितनी है, 80 करोड़, तो क्या पोएम चेक करेंगे, नहीं करेंगे, यस करेंगे। तो भैया उसकी पोएम है इंडिया में, तो टर्नओवर 80 करोड़ है, पोएम उसकी इंडिया में है, तो ये फॉरेन कंपनी क्या मान ली जाएगी, रेजिडेंट मान ली जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर अगर यहां पे टर्नओवर 80 करोड़ की बजाय 40 करोड़ होती और उसकी पोयम इंडिया में होती, तो सर पोयम में चेक ही नहीं करता। रीजन बिंग, पोयम कॉन्सेप्ट ही 50 करोड़ के बाद लगता है। एक बार जाके पोयम की गाइडलाइंस देख लेना, जो मैंने क्लास में करवाई थी और यूट्यूब के ऊपर भी डाली हुई है, कि पोयम गाइडलाइंस एप्लीकेबल 50 करोड़ के बाद होती हैं। अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो इसका आंसर फिर एनआर बन जाता। तो फॉरेन कंपनी है, टर्नओवर 50 करोड़ है, हमेशा एनआर। फॉरेन कंपनी है, 50 करोड़ से ऊपर है, फिर पोयम अगर इंडिया में होगी तो रेजिडेंट करूंगा, और अगर बाहर होगी तो एनआर करूंगा। इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट बनेगी, चाहे टर्नओवर कितनी भी हो, चाहे पोयम कहीं पर भी हो। तो क्वेश्चन देखो, उसने बोला ना रजिस्टर्ड इन यूके, यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, पता ना, यूके मींस यूनाइटेड किंगडम, मतलब आउटसाइड इंडिया। तो भैया बाहर की कंपनी है ना, टर्नओवर 80 करोड़ है, पोयम इंडिया में है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, रेजिडेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, आर ए फॉरेन नेशनल, एक फॉरेन सिटीजन है, विजिट इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 180 डेज और अर्लियर ही नेवर, वो कभी इंडिया में आया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो पहले ही बन गया, एनआर आएगा इसका आंसर। क्योंकि भैया फॉरेन सिटीजन है, इंडिया में आ रहा है, पहले कभी इंडिया में आया ही नहीं, तो बेसिक कंडीशन ना तो पहले सेटिस्फाइड कर पा रहा है, ना सेकंड सेटिस्फाइड कर पा रहा है, तो क्या बन जाएगा, एनआर बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी, ए पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड, एक पर्सन रेजिडेंट कब मान लिया जाएगा, दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करे, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करें, या दो बेसिक में से अगर एक बेसिक भी सेटिस्फाइड करेगा तो रेजिडेंट बन जाएगा। सर एनी वन बेसिक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो, एक कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी, एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी नहीं है, वो रेजिडेंट कब बनती है, अगर कंट्रोल, मैनेजमेंट या पोयम, पोयम, तो भैया इस केस में क्या लगेगा, पोयम कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंपनी वाले केस में कंट्रोल मैनेजमेंट चेक नहीं करते, पोयम, और पोयम भी कब, अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, आगे देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। आपको मैंने पहले भी कहा था, स्टेटस हम क्या निकालते हैं, प्रीवियस ईयर का, क्योंकि इनकम प्रीवियस ईयर की निकालनी होती है, इसलिए स्टेटस जो होता है वो भी किस साल का निकलता है, प्रीवियस ईयर का निकलता है। The incidence of tax of any assessee, the incidence of tax of any assessee depend upon this। आपने बोल दो, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब कितना है, कि एक पर्सन के ऊपर टैक्स का बर्डन कितना आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। याद करो, आपको मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक लाइन लिखवाई थी, आपको याद कराऊं, टोटल इनकम, आगे बोल दो, टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी। मेरी टोटल इनकम कितनी आएगी, आपके पापा की टोटल इनकम कितनी आएगी, मम्मी की टोटल इनकम कितनी आएगी, भाई की टोटल इनकम कितनी आएगी, वो किस पे डिपेंड करता है, कि हम रहने वाले कहां के हैं, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद
ए फर्म एओपी एटसेट्रा इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। एओपी फर्म रेजिडेंट कब बनती हैं? अगर उनका पूरा कंट्रोल या थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में होगा तो वो क्या बन जाएंगी? रेजिडेंट बन जाएंगी। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया तो क्या बन जाएंगी? रेजिडेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे देखो। इन केस असेसी बीइंग इंडिविजुअल इफ नन ऑफ द बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लो जी, काम ही खत्म कर दिया। करेक्ट, इंडिविजुअल है, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है ही नहीं, बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या बन जाएगा? फिर तो एनआर ही बन जाएगा ना। काम ही खत्म करो, एनआर बन गया जी। इन दी फॉलोइंग केसेस असेसी विल बिकम रेजिडेंट इन इंडिया प्रीवियस ईयर। इन केस में असेसी रेजिडेंट कब बन जाएगा? इफ हिज टोटल स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, 60 days or more in the relevant previous year and 365 days or more in 4 immediately preceding previous year, ठीक है। either of the above, तो आंसर क्या बनेगा? either of the above, इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इन फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, पहली एडिशनल कंडीशन कौन सी है? पिछले 10 में से किसी भी 2 साल वो इंडिया में रहा हो या रेजिडेंट रहा हो। रेजिडेंट रहा हो ना, स्टे वर्ड नहीं था। याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि जब हम रेजिडेंट बन जाते हैं उसके बाद एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। पहली एडिशनल कंडीशन में क्या लिखा होता है? पिछले 10 में से किसी भी 2 साल रेजिडेंट रहा हो। तो देखो, अपने आप बोल दो, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन असेसी शुड हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया, तो वहां पे स्टे वर्ड नहीं है, रेजिडेंट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं लाइनों में कंफ्यूज करके। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका ऐसा टेस्ट ले लूं रेजिडेंशियल स्टेटस का कि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, मेरी क्लास का बच्चा तो गलती ना करके आए और जो मेरे यूट्यूब से जुड़ा हुआ है वो भी गलती ना करके आए। ठीक है जी, तो आज मेरे ख्याल से हमारे 30 क्वेश्चन तो हो गए ना, अभी 5 और कर लेते हैं, 55 तक आज हम करेंगे, 55 तक। उसके बाद फिर 56 से लेके इसमें कितने क्वेश्चन टोटल हैं? 80 हैं। तो मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन बैलेंस बचेंगे, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। अगर आपके ज्यादा डाउट ना हुए तो मैं सैटरडे को ही कंप्लीट करा दूंगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, 5 हेड के एमसीक्यूज अलग अलग स्टार्ट करेंगे। खुश हो सर? टेंशन मत लो यार, बस आपका एक काम है, डेली शाम को आके बैठना है, आपने दोस्तों को भी लेके आना है, और मैं कहता हूं इंडिया में जितने सीएस के दोस्त हैं आपके, एक फैमिली बनानी है। बस रिक्वेस्ट ये है, एक फैमिली बनानी है, और मेरा ड्रीम तो ये है कि बहुत बड़ी फैमिली हो और लोग वाकई ही कहें कि भैया ये फैमिली ऐसी है जो मिलके काम करती है, और ये फैमिली ऐसी है जो ऑनेस्टी से काम करती है और सच्चे दिल से काम करती है। मेरा ये है बस, बाकी अब आपका एम पता नहीं मुझे क्या है। आओ जी फटाफट से आओ, 51 क्वेश्चन पे आओ, फटाफट 4-5 क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, और फटाफट से अगला देखो 51, इनकम एक्रू एंड रिसीव इन जापान एंड टैक्सेबल एंड इज टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ, भैया रिसीव बाहर की है, अराइज बाहर किया, तो इंडिया में किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? सिर्फ आरओआर के हाथ में। आप सब जानते हो आरओआर के हाथ में पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। असेसी विल बिकम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही डज सेटिस्फाइड, अपने आप बोल दो। आरओआर कब बनते हैं? रेजिडेंट बनने के बाद हम आरओआर कब बनते हैं? अगर हम दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर दें। अगर हम दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर दें तो हम क्या बन जाएंगे? आरओआर बन जाएंगे ना। तो बोथ एडिशनल कंडीशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, सिटीजनशिप ऑफ ए कंट्री और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री, क्या ये सेम कॉन्सेप्ट है? मैं सिटीजन कहां का हूं, मैं रेजिडेंट कहां का हूं, क्या ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं या सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं? सेपरेट कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, इंडिया का रेजिडेंट होना एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है। इंडिया का सिटीजन होना या सिटीजन ना होना ये अलग कॉन्सेप्ट है। देखो वही क्वेश्चन आ गया, सेपरेट कॉन्सेप्ट है। देयर आर डैश एक्सेप्शन ऑफ द जनरल प्रोविजन, बेसिक कंडीशन जो 2 होती हैं उसमें से एक चेक करते हैं, कोई भी पहली या दूसरी सेटिस्फाइड करोगे रेजिडेंट बन जाओगे। बट याद करो मैंने कहा था 2 एक्सेप्शन हैं, इन दोनों में हम सिर्फ पहली बेसिक चेक करते हैं। याद आ रहा है? एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर वाली तो एक है, और फिर बाहर से इंडिया में विजिट करोगे फिर वो दूसरी है। तो पूछ रहे हैं कि जो सेक्शन 6 की नॉर्मल कंडीशन है उसकी एक्सेप्शन कितनी है? एक्सेप्शन 2 हैं, जिसमें हम दोनों बेसिक चेक नहीं करते, सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन ही चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अब देखते हैं कौन सही आंसर देगा।
आर ए फॉरेन नेशनल विजिट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 17-18 180 days अर्लियर टू दिस ही नेवर विजिट इन इंडिया आर इज द इन केस ऑफ, तो भैया क्या बनेगा एना, ये तो पहले भी ऊपर भी क्वेश्चन आ गया ना, बाहर का एक पर्सन इंडिया में आया 180 डेज के लिए, तो भैया पहली तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरी भी नहीं है क्योंकि पिछले 4 साल में 365 होगा ही नहीं क्योंकि पहली बार आया है, तो अगर बेसिक कंडीशन कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो क्या बन जाएगा, एनआर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज 55 में से वही 35 क्वेश्चन आज हमने किए अप्रोक्सीमेट। अब मुझे कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताओगे किसके कितने सही हैं। मैं कह रहा हूं चाहे 20 हैं, चाहे 25 हैं, चाहे 30 है, ताकि मुझे पता लगे कि यहां आने तक आप कहां तक स्टैंड करते हो, क्योंकि इससे मुश्किल क्वेश्चन बनेंगे या ऐसे बनेंगे, इससे आसान तो नहीं बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर ये भी नहीं हो रहे तो इट मीन रिवीजन में कमी है, रिवीजन सही ढंग से करो और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बाकी बर्थडे आने वाला है भाई का, बड़े पता है अगस्त में ना, तो उस पर बहुत सारे सरप्राइज लेके आ रहा हूँ, पहली बार कोशिश करूंगा कुछ ऐसे सरप्राइज लेके आऊं कि जो आज तक मैंने कभी ना दिया, मतलब एक सरप्राइज तो नॉर्मल है, कई बच्चों को पता है, तो वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा कई सरप्राइज सोच रहा हूँ, तो आपको बताऊंगा जरूर कि बर्थडे पे क्या क्या फैमिली के लिए करने की सोच रहा हूँ, और भगवान करे कि मैं वो करूं भी, ठीक है, बट बाकी देखते हैं, ठीक है। चलो आप बाकी डेली आपने शाम को आना है, और जो शाम वाली स्टोरी मैंने संडे को डाली थी, उन पर्सन की स्टोरी आपने सबके साथ जरूर शेयर करनी है, फैमिली को दिखाओ, छोटे भाई बहनों को दिखाओ। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर एक अंदर से इंस्पिरेशन मिले कि नहीं हम कर सकते हैं, हमारी एज अभी कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर बहुत दम है करने का और हम करके दिखाएंगे। और उम्मीद करता हूं आप में से कई सारे बच्चे रैंक भी लेके आएंगे, 90+ वाला भी ड्रीम पूरा करेंगे, 80+ तो काफी सारे बच्चों के आएंगे अगर वो अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। थर्सडे हमारा सेशन नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा ट्यूसडे और सैटरडे होता है, ठीक है। तो सैटरडे आपके मैं डाउट्स लूंगा, बट अगर डाउट्स थोड़े बहुत हुए तो रेजिडेंशियल स्टेटस के 25 क्वेश्चन भी कवर करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि वेडनेसडे और थर्सडे मैंने ऑफ लिया है क्योंकि मैं बुक पे काम कर रहा हूँ, नई बुक्स बना रहा हूँ, उसमें अमेंडमेंट्स डालनी है, काफी सारे चेंजेस है, बताऊंगा कि क्या क्या कर रहा हूँ, एक अनाउंसमेंट कर दूंगा अच्छे से, आपको भी लगेगा कि सर वाकई हमें लगा था कि आप घर बैठे हो, बट आपको उस दिन लगेगा कि मैं घर बैठा नहीं था, आपके लिए काम कर रहा था, ठीक है। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा सैटरडे को शाम को 7 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, मुझे भी ब्लेसिंग दो, बहुत सारा प्यार दो, अपना आशीर्वाद बनाए रखो, अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच इतना सारा अनकंडीशनल लव करने के लिए, एंड बस भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपके लिए लगा रहा हूं, और बस थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना कितने कितने नंबर हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आप स्टैंड कहां करते हो, ठीक है। बाय बाय, लव यू सो मच।